राधे राधे सभी को. वेलकम टू मेहता कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस. दिस इज नीरज कुमार चौधरी, योर फिजिक्स lecturer. So in the previous section we discussed about the plane EM waves and in conducting media, in non-conductor, in free space. Beside that we got a relation, dispersion relation, and dispersion relation के बाद में अपन ने उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी किए, ठीक है. और न्यूमेरिकल्स के डिस्पर्शन रिलेशन जब अपना कंप्लीट हो गया था, न्यूमेरिकल भी अपन ने उसके ऊपर कर ही लिए हैं, ठीक है. तो अब आपका जो एक टॉपिक बचता है इसके अंदर वो आता है कैजुअलिटी रिलेशन बिटवीन डी एंड ई. ठीक, कैजुअलिटी रिलेशन बिटवीन डी एंड ई. डी क्या है यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. और ई क्या है? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. तो आपका जो अब ये टॉपिक होता है वो ये है, और ये टॉपिक पूछा गया है, ठीक है. प्रीवियस ईयर्स में ये काफ़ी बार आ चुका है. कैजुअलिटी रिलेशन बिटवीन डी एंड ई. ठीक है, बिटवीन डी एंड ई, वेयर डी इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. तो कैजुअलिटी रिलेशन का मतलब क्या है? कैजुअलिटी क्या है? एक्चुअली क्या होता है? कैजुअलिटी का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल किसी एक पॉइंट या फिर किसी एक टाइम पर टी पर कोई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है आपका, ये डी एक्स टी. ठीक है. ये किस किस का फंक्शन है? पोजीशन और टाइम का. ठीक है. मैं मान लेता हूं उसी टाइम पर ई हमारे पास में एक और है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है. मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि फंक्शन किसका है? वो भी एक्स और टी का है. और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी किसका है? डी और डी जो है अपने पास में किसका है? ये एक्स और टी का. तो अपन जानते हैं जो डी होता है वो एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ कितना होता है? ई होता है. ठीक है. इसका मतलब इस फंक्शन से हमें ये पता लग रहा है कि अगर ये एक्स और टी पे डिपेंड करता है तो इसका मतलब ये जो ई आ रहा है अपने पास में, ये ई भी किस पे डिपेंड करना चाहिए? एक्स और टी के ऊपर. फॉर्मूला तो यही बताता है, रिलेशन तो यही बताता है कि अगर हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक्स और टी पे डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो ये फॉर्मूला है, क्योंकि ये फंक्शन है, इसकी फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है? एप्सिलॉन ई. तो एप्सिलॉन ई में जो ई है ये भी किस पे डिपेंड करना चाहिए? एक्स और टी पर. बट अगर आपकी डिपेंडेंसी टी के साथ, अरे एक बताओ एक और चीज़, अगर ये एक्स पे डिपेंड करता है तो इसका मतलब ये ओमेगा पर भी डिपेंड करेगा. ये इस तरीके से ये अपने पास में किस पे डिपेंड करेगा? ओमेगा पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि ओमेगा क्या होता है? 1/t ही तो होता है. जो इसका डायमेंशन होता है ओमेगा का वो कितना होता है? 1/t ही होता है. दैट मीन्स तो टी की जो इन्वर्स वैल्यूज अगर अपन यहाँ पे रख दें, ठीक है, तो वो अपने पास में क्या हो जाएगा? ओमेगा में कन्वर्ट होगा. इसका मतलब ये क्या है? फ्रीक्वेंसी पे भी इसका कुछ ना कुछ रिलेशन आना चाहिए. बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस ऐसा होता नहीं है. ठीक है, ऐसा होता नहीं है. हम आगे जब मैं रिलेशन इसको कैलकुलेट करूँगा तो अपने को ये पता लगा पाएंगे कि अगर मान लेते हैं किसी टी टाइम पर आपके पास में जो डी और एक्स टी, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो किसी एक एक्स पर या टी पर डिपेंड कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ज़रूरी नहीं है कि वो इसी टाइम पर ही डिपेंड करे. ठीक है, इसी टाइम पर डिपेंड करे, वो कुछ अनदर टाइम पे डिपेंड कर सकती है. जैसे फॉर एन एग्जांपल वो टी डैश पे चली जाएगी. ठीक है, ये कहीं ज़रूरी नहीं है कि जो ई का जो अपने पास में एक्स टी है, ठीक है, जो किसी एक टाइम टी पर डिपेंड कर रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ रहा है वो भी उसी टाइम पर क्या करे? डिपेंड करे. ऐसा जरूरी नहीं है. तो हमारे पास में कहने का मतलब ये है कि अगर किसी टी टाइम पर अपने पास में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर टी डी आ रहा है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ज़रूरी नहीं है उसी टाइम टी पर हो, वो कुछ अनदर टाइम टी पर आ सकती है. और ये जो नोन लोकेलिटी हो रहा है टाइम के अंदर कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो टाइम का फंक्शन है वो कुछ अनदर टाइम का फंक्शन बना हुआ है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कुछ अनदर टाइम का बना हुआ है. तो ये जो नोन लोकेलिटी आती है, नोन लोकेलिटी जो आ जाती है डी और ई के बीच में, इसी को हम क्या बोलते हैं? कैजुअलिटी. ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? कैजुअलिटी. तो ये कैजुअलिटी रिलेशन अपने को क्या करना है? पता करना है. ठीक है, और फिर इसका मैं फिजिकल सिग्निफिकेंस और बताऊंगा आगे.
तो ये चीज समझ में आ गई। चलो, तो पहले मैं इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय कैजुअलिटी। Casuality is defined as known locality in time between any two physical quantities, ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो आपके पास में जो ये क्या था, ये जो आपके पास में कैजुअलिटी है उसको कैसे डिफाइन किया जाता है कि ये अपने पास में क्या है, नोन लोकेलिटी इन टाइम है। ठीक है, अब मैं आपको प्रीवियस सेक्शंस में ये पढ़ा चुका हूँ, जो आपकी परमिटिविटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, ओमेगा पर डिपेंड करती है ना, फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, तो मैं प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूँ। वी नो दैट the permittivity एप्सिलॉन और ये ओमेगा या फिर एप्सिलॉन आर इज डिपेंड ऑन frequency omega। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ये अपन निकाले थे फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो अपने पास में एक टॉपिक मैंने प्रीवियस सेक्शंस में पढ़ाया हुआ है, उसमें अपने को इसको कैलकुलेट किया था, जो कि 1 + NE² अपॉन में m एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कुछ सिग्मा fj ओवर ओमेगा j माइनस ओमेगा j स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस के आइटा गामा ओमेगा। ठीक है, इस तरीके की हमारे पास में क्या आ रही थी, वैल्यू आ रही थी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये अपने पास में क्या कहलाएगा, ऑन फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ठीक है, देन द रिलेशन बिटवीन D and E as a function of position and frequency is given by जो आपके पास में dx ओमेगा है ना, ये कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन ओमेगा EX ओमेगा। ठीक है, रिलेशन के हिसाब से तो अपने पास में dx ओमेगा किसके इक्वल आना चाहिए, एप्सिलॉन ओमेगा, और ये कितने टाइम्स हो जाएगा अपने पास में E टाइम्स ऑफ, मतलब सॉरी E जो फंक्शन होगा x और ओमेगा का। क्योंकि मैंने ओमेगा का फंक्शन इसलिए लिया है क्योंकि अपने पास में जो एप्सिलॉन है, ठीक है, ये ओमेगा पे डिपेंड करता है, किस में, फ्रीक्वेंसी, जो अपन ने डिस्पर्जन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, डिस्पर्सिव मीडियम के लिए, तो ये अपन कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी कि भाई जो आपका एप्सिलॉन है वो ओमेगा पे डिपेंडेंसी रखता है। अगर एप्सिलॉन ओमेगा पे डिपेंडेंसी रख रहा है तो इसका मतलब सीधी सी बात है, जो अपने पास में डी और ई होगा वो भी अपने पास में क्या रखेगा, क्या कहते हैं, पोजीशन का तो होता ही है, डी और ई पोजीशन का तो होता ही है, ओमेगा की भी अपने पास में डिपेंडेंसी आ जाएगी इनकी। चलो, अब इसी रिलेशन को आगे फर्दर तोड़ ताड़ के थोड़ा सा क्या करेंगे, मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, तो अब अगर मुझे इसका टाइम डिपेंडेंसी निकालना है, ठीक है, टाइम डिपेंडेंसी निकालना है, तो टाइम डिपेंडेंसी का मतलब हो रहा है कि एक फेज से, या फिर ऐसे कहूं कि एक फिजिकल इंटरप्रिटेशन से तुम दूसरे फिजिकल इंटरप्रिटेशन में जाना चाहते हो।
या इस तरीके से बता दूं कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से तुम दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाना चाहते हो, इसमें जो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो किसका है, ओमेगा का है, और दूसरा किसका है, टाइम का है। जैसे अपन जाते हैं ना एक्स और पी एक्स, ठीक है, ये एक मैंने फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन से क्या बताया था कि आप एक फिजिकल क्वांटिटी से दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो खुद को, यही अपने पास में फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, कि आप फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्या कर सकते हो, एक जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसे मान लो एक्स पे डिपेंड कर रही थी कोई अपनी एक फिजिकल क्वांटिटी, उसको तुम पी एक्स मोमेंटम जो अपने पास में स्पेस है उसके अंदर लेके जा सकते हो। दिस इज नोन एज फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है आपका। तो अगर अपन किसकी बात करें, ओमेगा की बात करें, तो ओमेगा के लिए देखो, ओमेगा की अगर मैं बात करूं तो ओमेगा के लिए जो अपने पास में फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होता है, या फिर अपन कहें कि फेज स्पेस जो चेंज होगा वो टाइम में चेंज हो जाएगा, क्योंकि इनका रिलेशन ऐसे ही होता है, ओमेगा का टी के साथ में रिलेशन होता है। तो ये अपने पास में यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन करके अपन किसी भी इसमें से फिजिकल क्वांटिटी को ओमेगा स्पेस से टी स्पेस में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें कैजुअलिटी रिलेशन ही तो चाहिए। यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, using Fourier transformation we get the time dependency, इतना ही लिखेंगे, we get the time dependency। कैसे, देखो अगर मैं इसकी बात करता हूँ dxt, अगर हमें पता लगाना है तो ये हो जाएगा 1/√2 पाई, ये फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का जनरल फॉर्म होता है, -इन्फानाइट टू इन्फानाइट। ठीक है, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास में ये dx ओमेगा और e⁻⁻ माइनस के आइटा ओमेगा टी, और ये कितना आ जाएगा, डी ओमेगा। ठीक है, क्योंकि फंक्शन अपने पास में किसका है, ये ओमेगा का है, और आपने इसको किस में चेंज कर दिया है, देखो टाइम के अंदर चेंज कर दिया। ठीक है, ये अपने पास में किस में चेंज हो गया है, टाइम के अंदर चेंज हो गया। तो ये अपने पास में इक्वेशन नंबर कितनी आ गई, 2। ठीक है, इसका इन्वर्स भी कर सकते हैं अपन, यूजिंग इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन, यूजिंग इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो अपने पास में dx ओमेगा आ जाएगा इस बार, बट बेटा ध्यान रखना कि इसमें टाइम जोन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की, जो कि आपको किस में मिलेंगी, मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर। इसका टाइम जोन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मान लेता हूँ टी डैश से चेंज हो गया, ये आइटा ओमेगा टी डैश और ये डी टी डैश, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या कहलाएगा, ये तो हो गया अपने पास में फ्रीक्वेंसी वाला। इक्वेशन नंबर 2 जो है वो तो फ्रीक्वेंसी की हो गई, और जो अपने पास में इक्वेशन नंबर जो ये मैंने लास्ट निकाली है, ये अपने पास में इसका क्या हो गया, इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3। आगे फर्दर मूव करें, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, हमें तो टाइम में चाहिए ना, तो हम तो उसी हिसाब से करेंगे। तो 1 and 2 के हिसाब से देखूं तो जो dxt होगा ये कितना हो जाएगा, 1/√2 पाई, ये -इन्फानाइट टू इन्फानाइट, और यहाँ पर वैल्यू dx ओमेगा की आ रही थी, जिसको अपन ने एप्सिलॉन ओमेगा और ex ओमेगा से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। ये हो जाएगा ओमेगा टी, और ये आ जाएगा यहाँ पर डी ओमेगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर अपने पास में आ गई 4। तो अपने पास में देखो ये dxt तो आ चुका है, अब मुझे टाइम डिपेंडेंसी चाहिए, कैजुअलिटी रिलेशन चाहिए, किसमें, d और e में, तो फिर e को भी तो लाना पड़ेगा टाइम में ही, तभी तो पता लगेगा। नाउ यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ext होगा, ठीक है,
ई एक्स जो टी होगा वो कितना आ जाएगा 1/2 माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट, और ये कितना हो जाएगा ई एक्स ओमेगा ई टू द पावर माइनस के आइटा ओमेगा टी, और ये कितना हो जाएगा डी ओमेगा। ठीक है, टेकिंग इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन या इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, टेकिंग इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब अपने पास में जो ई एक्स ओमेगा होगा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2 माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट, और ये कितना आ जाएगा अपने पास में, टाइम जोन चेंज होगा इसका, ये टी डैश आइटा आ जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव आइटा ओमेगा टी डैश, और ये डी टी डैश। कहीं पे मैं नेगेटिव ले रहा हूँ, कहीं पे मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, बेटा ये सब ध्यान रखना फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास में। अब 4 और 6 को देखो, ई एक्स ओमेगा की वैल्यू वहाँ रख देते हैं 4 में, तो यूजिंग फ्रॉम इक्वेशन 4 and 6, फ्रॉम इक्वेशन 4 and 6, तो आपके पास में जो डी एक्स टी होगा ना, ये कितना आ जाएगा माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट, और यहाँ पर था एप्सिलॉन ओमेगा। ध्यान रखना रिलेटिविटी है, ठीक है, ये रिलेटिव है, एप्सिलॉन ओमेगा, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा अपने पास में, 1 मिनट, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी ई एक्स ओमेगा की वैल्यू तो ये आ जाएगी अपने पास में। ठीक है, इसको डी ओमेगा को तो यहाँ रख दिया माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट, और इस वैल्यू को अपन ने पटक दिया ई एक्स ओमेगा की, ये कितनी आ जाएगी 1/√2 1/√2, ये तो 2 बन जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा ई एक्स टी डैश ई टू द पावर आइटा ओमेगा टी डैश डी टी डैश। ठीक है, इक्वेशन नंबर 7, वैल्यूज को पुट कर दिया अपन ने। ठीक है ना, ये वैल्यूज़ को अपन ने क्या कर दिया, इसमें पुट कर दिया है। मैं एक बार कंफर्म करता हूँ, यही आना चाहिए वैसे तो। यही है, यही है अपने पास में। ठीक है, तो ये अपने पास में इक्वेशन नंबर आ गई कौन सी 7। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या, मैंने इसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दिया, तो ये तो एप्सिलॉन ओमेगा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा, और इसको कर दिया माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट। इस वैल्यू में मैंने क्या किया, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई किया ई एक्स टी, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, डी टी डैश। ठीक है, ये अपने पास में क्या आ गया डी एक्स टी। फर्दर मूव करूँ और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं इसके अंदर, इसको मैंने कर दिया ये 1/2 माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ओमेगा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये -1 और +1। ठीक है, ये अब आ गया अपने पास में डी ओमेगा, ये माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट एप्सिलॉन नॉट ई एक्स टी डैश ई टू द पावर आइटा ओमेगा टी डैश, और ये कितना हो जाएगा डी टी डैश। ठीक, फर्दर मूव करते हैं 1/2, ये वैल्यूज़ कितनी हो जाएंगी माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट, और यहाँ पर कितना आ जाएगा ये एप्सिलॉन ओमेगा ओवर एप्सिलॉन नॉट -1, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट एप्सिलॉन नॉट ई एक्स टी डैश, और यहाँ पर कितना आ जाएगा ये ई टू द पावर आइटा ओमेगा टी डैश डी टी डैश प्लस 1/2, ठीक है, 1/2, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट 1/2। अपने पास में इसको अलग अलग लिख दिया,
तो ये तो हो गया अपने पास में ये डी ओमेगा, अरे डी ओमेगा भी तो आएगा, इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया ना, एक मिनट, ये -1 और यहाँ पर ये डी ओमेगा, ये डी ओमेगा हो गया, ये -∞ टू इन्फानाइट 1/2 ये +1 और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई टू द पावर एक्स टी, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा ई टू द पावर आइटा ओमेगा टी डैश, और ये कितना आ जाएगा डी टी डैश डी ओमेगा। ठीक है, थोड़ा सा कोने में चला गया क्या, डी टी डैश डी ओमेगा। मेरे को थोड़ा सा 1 मिनट रुकना, 1 मिनट, एप्सिलॉन नॉट ई डी टी डैश, ठीक है ये सही है, +1/2 पाई टू द पावर आइटा ओमेगा टी। वही तो मैं कह रहा था कि कुछ ना कुछ अपन ने छोड़ा है। एक टर्म रह गया अपना, तभी मैं सोचूं ये बन क्यों नहीं रहा है, कुछ एक टर्म रह गया है, कुछ ना कुछ ये टर्म रह गया है। ये डी एक्स टी में रख रहे थे ना, ई टू द पावर माइनस आइटा ओमेगा टी, ये रह गया है यहाँ पे। बताओ, मैं तभी सोचूं ये बन क्यों नहीं रहा है। ये हो जाएगा एप्सिलॉन ओमेगा ई टू द पावर माइनस के आइटा ओमेगा टी और डी ओमेगा, पूरा ही यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। ये एप्सिलॉन ओमेगा ओवर एप्सिलॉन नॉट ई टू द पावर माइनस के आइटा ओमेगा टी और ये डी ओमेगा, ई टू द पावर माइनस के आइटा ओमेगा टी डी ओमेगा। ये कितना हो जाएगा अब, एप्सिलॉन ओमेगा ओवर एप्सिलॉन नॉट ई टू द पावर माइनस के आइटा ओमेगा टी और डी ओमेगा। ठीक है, इसका मतलब ये यहाँ पर एक टर्म और आएगा, डी ओमेगा तो लिख ही दिया ना, ये वैल्यू और आएगी। ठीक है, और ये इसके आगे आएगा इस तरीके से डी टी डैश डी ओमेगा। अब देख लेते हैं एक बार, यही बन रही है क्या, बननी तो यही चाहिए यार, थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज हो रखा हूँ अभी भी। 1/2 पाई ये एप्सिलॉन ओमेगा माइनस के, ठीक है, माइनस के आइटा ओमेगा टी, और ये हो जाएगा एक्स टी डैश 1/2 पाई चलो। अब ठीक है, अब देखो इसको आगे और मैं फर्दर इसको सॉल्व करता हूँ। ये कितना हो जाएगा 1/2 पाई -∞ टू इन्फानाइट एप्सिलॉन ओमेगा ओवर एप्सिलॉन नॉट -1 ई टू द पावर माइनस के आइटा ओमेगा टी डी ओमेगा, माइनस के इन्फानाइट टू इन्फानाइट एप्सिलॉन नॉट ई एक्स टी डैश ई टू द पावर आइटा ओमेगा टी डैश और डी टी डैश। यही बनेगा अपने पास में, प्लस मैंने क्या किया, ये एप्सिलॉन नॉट ओवर √2 पाई को तो अलग लिख दिया। ठीक है, एक -∞ टू इन्फानाइट ई टू द पावर माइनस के आइटा ओमेगा टी डी ओमेगा को अलग लिख दिया, और -∞ टू इन्फानाइट 1/√, या फिर इसको ऐसे लिख लो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√2 पाई -∞ टू इन्फानाइट, और ये जो ई एक्स टी है टी डैश है ई टू द पावर आइटा ओमेगा टी, ठीक है, और ये डी टी डैश। ये कितना हो जाएगा अपने पास में, ये वैल्यू तो अपन कैलकुलेट कर चुके थे ना ऑलरेडी पहले, ये वाली तो देखो ये कितना होगा अब 1/2 पाई -∞ टू इन्फानाइट
एप्सिलॉन ओमेगा ओवर एप्सिलॉन नॉट माइनस 1, और ये आ जाएगा ई टू द पावर माइनस के आयटा ओमेगा टी डी ओमेगा। ये माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट एप्सिलॉन नॉट ई एक्स टी डैश ई टू द पावर आयटा टी डैश डी टी डैश, ठीक है, प्लस एप्सिलॉन नॉट ओवर अंडर रूट 2 पाई माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट, और ये यहाँ पर कितना आ जाएगा अपने पास में, ये वैल्यू कितनी थी, ई एक्स ओमेगा है ये, ठीक है, ई एक्स ओमेगा ई टू द पावर माइनस के आयटा ओमेगा टी, और ये कितना हो जाएगा डी ओमेगा। ये कितना आ जाएगा 1/2 पाई माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट एप्सिलॉन ओमेगा ओवर एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 ई टू द पावर माइनस के आयटा ओमेगा टी, और ये हो जाएगा डी ओमेगा। इसको छेड़ो ही मत, ये टी डैश ई टू द पावर आयटा टी डैश, ये हो जाएगा डी टी डैश। अब देखो ये जो अपने पास में वैल्यू है ना 1/2 पाई, ये भी अपन कैलकुलेट कर चुके हैं, ई एक्स टी था ये, ठीक है, ये अपने पास में क्या था, ई एक्स टी, यही आ रहा है अपने पास में, ठीक है। ये यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ई एक्स टी, इसको तो अलग लिख दिया मैंने, या फिर इसको बाद में अलग लिख लेंगे। अब देखो ये जो अपने पास में वैल्यूज़ आई हैं, ये अपने पास में किसकी आ रही है, डी एक्स और टी की, डी एक्स और टी, ठीक है, तो ये अपने पास में वैल्यूज़ आ रही है। अब अपने पास में ये जो आ रहा है, ये जितना भी आ रहा है, इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, ठीक है, इसको क्या करेंगे अपन, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। कैसे, तो देखो एक बार बताओ, यहाँ पर देखो टाइम अपने पास में दो तरीके से आ रहे हैं, एक तो टी आ रहा है, ठीक है, एक तो अपने पास में क्या आ रहा है, टी आ रहा है, और एक क्या आ रहा है अपने पास में, टी डैश आ रहा है। दो टाइम जोन हो रखे हैं ना अभी यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, इसको मॉडिफाई करते हैं। किस तरीके से मॉडिफाई करेंगे, देखो मैंने क्या करता हूँ, ये इसको इधर ले जाता हूँ एक्सपोनेंशियल को, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये एप्सिलॉन ओमेगा ओवर एप्सिलॉन नॉट माइनस 1, ये तो डी ओमेगा, और ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर अपने पास में ई टू द पावर आयटा ओमेगा कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा टी डैश माइनस के टी, ठीक है, ई एक्स टी डैश, और ये एप्सिलॉन नॉट, और ये डी टी डैश, ये वैल्यू आएगी अपने पास में, प्लस ये एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ये एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ई एक्स टी, ठीक है। अब ये आ रहा है अपने पास में, इसको मैं मान लेता हूँ लेट टी माइनस टी डैश इज इक्वल्स टू टाउ, या टी डैश माइनस टी इज इक्वल्स टू टाउ, ये मान लेते हैं अपन। एक काम करो, माइनस कॉमन ले लेते हैं, टी माइनस टी डैश ही लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो वो क्या है, एक फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की अपने पास में क्या बन जाएगी, स्थिति बन जाएगी, भाई फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा एक तरीके से। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन माइनस को ले लेते हैं बाहर कॉमन, ठीक है, बाहर कॉमन ले लेंगे तो अपने पास में देखो ये कितना हो जाएगा, ये टी डैश माइनस टी, ये टी माइनस टी डैश को मैंने ले लिया क्या, टाउ, ठीक है। अब ये जो डी टी है ये चेंज नहीं हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है अपने पास में, टी डैश चेंज हो रहा है, ठीक है, टी पे कोई फर्क नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के डी टी डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में, डी टाउ, ये चेंज हो जाएगा। और देखो लिमिट्स भी थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी, अब ये माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट चली जाएगी, सॉरी वो प्लस इन्फानाइट से माइनस इन्फानाइट हो जाएंगी अभी, ये एप्सिलॉन ओमेगा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये -1, ये तो डी ओमेगा है, यहाँ पर अपने पास में प्लस से लेके माइनस इन्फानाइट हो जाएगी ये, और ये आ जाएगा ई टू द पावर माइनस के आयटा ओमेगा टाउ, ये ई, यहाँ से टी डैश की वैल्यू कितनी होगी अपने पास में, टी माइनस टाउ, टी माइनस के टाउ, और ये एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा डी टाउ, ठीक है, माइनस का, माइनस के डी टाउ प्लस एप्सिलॉन नॉट, यह कितना आ जाएगा, ई एक्स और टी। फर्दर मूव करें आगे, ये कितना आ जाएगा, 1/2 पाई माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट
एप्सिलॉन ओमेगा ओवर एप्सिलॉन नॉट -1 डी ओमेगा। ये देखो लिमिट्स को चेंज करो, माइनस आएगा कॉमन एक वापस से, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में ई एप्सिलॉन नॉट को यहाँ लिख दिया मैंने, ई एक्स टी माइनस के टाउ, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में ई टू दी पावर माइनस के आईटा ओमेगा टाउ, ये हो जाएगा डी टाउ, प्लस यहाँ पर अपने पास में वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये ई एक्स टी, मतलब ये अपने पास में डी एक्स टी आ रहा है। ठीक है, अपन ने थोड़ा सा क्या किया, उस टाइम जोन को भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया और उसको किस में लिख लिया है अपन ने, टाउ की फॉर्म में लिख लिया। किसकी फॉर्म में लिख लिया है अपन ने, इसको टाउ की फॉर्म में लिख लिया है। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है आगे। तो देखो अब मैं क्या करूँगा, ई टू दी पावर माइनस आईटा ओमेगा टाउ है। अब ई टू दी पावर माइनस के आईटा ओमेगा टाउ जो चल रहा है अपने पास में, एक बार बताओ, ये ओमेगा टाउ है, ये ओमेगा भी वेरिएबल है और टाउ भी अपने पास में क्या है, वेरिएबल है। ओमेगा भी क्या चल रहा है, वेरिएबल है, और टाउ भी अपने पास में क्या है, वेरिएबल है। तो दोनों वेरिएबल है, तो ई की पावर तो इंटरचेंज हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, ई की पावर को तो अपन क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो देखो ये कितना हो जाएगा, अब ये आ जाएगा 1/2 पाई माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट एप्सिलॉन ओमेगा ओवर एप्सिलॉन नॉट -1। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ओमेगा -1 ई टू दी पावर माइनस के आईटा ओमेगा टाउ, और ये डी टाउ, ई टू दी पावर माइनस के आईटा ओमेगा टाउ डी टाउ, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी ये माइनस के इन्फानाइट टू इन्फानाइट एप्सिलॉन नॉट ई एक्स टी माइनस के टाउ। ठीक है, और ये यहाँ पर कितना हो जाएगा अपने पास में, डी ओमेगा प्लस एप्सिलॉन नॉट ई एक्स टी। इसमें तो कोई चेंज है नहीं, वो डी ओमेगा को उधर रख दिया और डी टाउ को मैं क्या कर लिया, इधर ले आया। ठीक है, डी ओमेगा को तो मैंने उधर रख दिया है और डी टाउ को क्या कर दिया मैंने, इधर ले आया मैं। तो अब अपने पास में इन वैल्यूज़ को कुछ मान लेते हैं यार। देखो वो तो अपने पास में सीधा सीधा टर्म आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट ई एक्स टी, वो तो अपने पास में सीधा सीधा सा एक टर्म बन के आ रहा है, तो उसमें तो वैसे ही कोई दिक्कत नहीं हो रही है, उसमें तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक काम करो, अब इसको ना भाई, ये एप्सिलॉन नॉट तो अपने पास में कांस्टेंट है, इसको तो छेड़ो ही मत, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट हो गया, और ये 1/2 पाई जो है इसको मैंने अलग लिख दिया, ये माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट, ये एप्सिलॉन ओमेगा ओवर एप्सिलॉन नॉट -1, और ई टू दी पावर माइनस के आईटा ओमेगा टाउ और डी टाउ। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट ई एक्स टी माइनस टाउ, और ये हो जाएगा अपने पास में डी ओमेगा प्लस एप्सिलॉन नॉट ई एक्स टी। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ई एक्स टी। तो मैंने इसको थोड़ा सा क्या कर दिया, अलग लिख दिया, इसको थोड़ा सा क्या कर दिया है, अलग लिख दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, एक गड़बड़ी, सुनो सुनो सुनो, ये ओमेगा का फंक्शन है ना, एप्सिलॉन तो ओमेगा का फंक्शन है, यहाँ तो ओमेगा ही आएगा। और ये टी इलेक्ट्रिक फील्ड किसका फंक्शन है, ये डी टाउ का फंक्शन है। ठीक है, तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट, ये आ जाएगा अपने पास में जी एक्स ओमेगा ई एक्स टी माइनस के टाउ, और ये आ गया अपने पास में डी टाउ प्लस एप्सिलॉन नॉट ई एक्स टी। ये अपने पास में क्या आ रहा है, डी एक्स टी। अब देखो यहाँ पर समझाने का काम तो ये है, वो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन था तो मैंने थोड़ा सा मुझे देखना पड़ा। ठीक है, थोड़ा सा मुझे देखना पड़ा क्योंकि मुझे थोड़ा सा क्या डेरिवेशंस में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रखा था। देखो यहाँ पर अब ये चीज़ समझने की है, ये जो जी एक्स ओमेगा है आपके पास में, ये जो जी एक्स ओमेगा जिसको मैंने 1/2 पाई माइनस इन्फानाइट से लेके प्लस इन्फानाइट और ये सारी वैल्यूज़ लेके जो मैंने लिया है, ठीक है,
जी एक्स ओमेगा, या फिर इसको ऐसे बोल लो कि इसी की वजह से अपने पास में क्या आ रही है, कैजुअलिटी आ रही है। यही रिलेशन एक ऐसा है जो कैजुअलिटी इसके अंदर पैदा कर रहा है। तो इसको मैं जी एक्स ओमेगा की ना जगह तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जी टाउ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जी टाउ भी लिख सकता हूँ। तो ये अपने पास में जो रिलेशन बैठ रहा है अभी, ठीक है, ये जो रिलेशन आ रहा है, मैंने जी टाउ क्यों लिख दिया, क्योंकि देखो बेटा ये इंटीग्रेशन के अंदर है, टाउ पर ही डिपेंड करेगा। इंटीग्रेशन टाउ पर डिपेंड कर रहा है ना, टाउ पर ही डिपेंड करेगा। मतलब ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और ई के बीच में, ठीक है, क्या लेके आ रहा है, एक कैजुअलिटी रिलेशन लेके आ रहा है। ये जो जी एक्स जी टाउ आ रहा है, और इसी को बोला जाता है क्या, कर्नल ससेप्टिबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको, कर्नल ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, हियर जी टाउ is known as kernel susceptibility, कर्नल ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं अपन, कर्नल ससेप्टिबिलिटी। और देखो ये dxt को और कैसे लिख सकते हो आप, अच्छा dxt तो लिख ही दिया है, सॉरी, ये जी टाउ की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, वेयर जी टाउ, इसकी वैल्यू अपने पास में देखो कितनी आएगी, माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट 1/2 पाई, 1/2 पाई माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट एप्सिलॉन ओमेगा ओवर एप्सिलॉन नॉट माइनस के 1, और ये कितना आ जाएगा, e टू द पावर माइनस के आयटा ओमेगा टाउ और डी ओमेगा। ठीक है, ये देखो ये भी एक तरीके का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ठीक है, टाइम में चेंज हो रहा है ओमेगा के रिस्पेक्ट में, आ रहा है ना। तो इसका मतलब कैजुअलिटी रिलेशन जो होती है ये एक स्पेस से दूसरे स्पेस में चेंज होने पे आती है, और वो जो फैक्टर है, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और जो अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एक कैजुअलिटी रिलेशन या फिर ये टाइम फैक्टर जो आता है, जो चेंज होता है, वो इसी फैक्टर की वजह से हो रहा है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, कर्नल ससेप्टिबिलिटी। मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा कि ससेप्टिबिलिटी भी क्यों कहा जाता है, और इस पर एक न्यूमेरिकल भी आता है अच्छा खासा, उसको भी अपन क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर है। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ समझो, अब ये रिलेशन निकाला अपन ने, ये डी एक्स टी इक्वल्स टू दिस। जब मैं फ्री स्पेस की बात करता हूं, ओनली फॉर फ्री स्पेस, तो फ्री स्पेस में एक बात बताओ, ये जी टाउ की वैल्यू अगर मैं 0 ले लेता हूं, फ्री स्पेस में हमारे पास में जी टाउ की वैल्यू 0 ले लेता हूं, तो अपने पास में जो डी एक्स टी रिलेशन है वो कितना होना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट ई एक्स टी। ठीक है, मैंने क्या कहा, ये फैक्टर क्या कर रहा है, कैजुअलिटी रिलेशन लेके आ रहा है इनके बीच में। इसको अगर तुम 0 कर दोगे तो कोई कैजुअलिटी रिलेशन बचेगा ही नहीं। डी एक्स टी किसके इक्वल आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई एक्स टी के इक्वल आ जाएगा, है ना। मतलब यहाँ पे डी एक्स टी जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई एक्स टी के। मतलब कोई कैजुअलिटी रिलेशन नहीं होगा। लेकिन अगर ये फैक्टर 0 नहीं हुआ, ये फैक्टर 0 नहीं होता है, तो देखो इनके बीच में एक ये नया फैक्टर और इंट्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अब वो उस टाइम जोन पे नहीं आ रही है जिस टाइम जोन पर अपने पास में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था। ठीक है, मैं ये लिख देता हूं, if g tau equals to 0, then dxt this is equals to epsilon naught times of ext. ठीक है, that means there is no, that means there is no causality relation. या causality occurs. So here g tau responsible for the known locality in time between displacement vector d, between displacement vector d xt and electric field E x t माइनस के टाउ। ठीक है, जी टाउ रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, नॉन लोकेलिटी के लिए। ठीक है, तो ये है आज का टॉपिक। चलो अब इसको उतार लो, फिर इसके बारे में मैं एक न्यूमेरिकल है जो कि इम्पोर्टेंट है वो भी करवा दूंगा।
लो, ठीक है, समझ गए ना। नॉन लोकेलिटी क्यों आ रही है? वो कर्नल ससेप्टिबिलिटी जो एक फैक्टर है वो क्रिएट कर रहा है इनके बीच में क्या? नॉन लोकेलिटी। ये तो बहुत बड़ी हो गई, कोई बात नहीं, चलता है, ईडी है, इतने बड़े बड़े डेरिवेशन तो आएंगे, कोई मामूली बात है। वो मैं क्या थोड़ा सा कंफ्यूज था तो मुझे थोड़ा सा देखना पड़ा। क्योंकि देखो इसमें बहुत कंफ्यूज होता है बच्चा। ये जो होता है ना माइनस के ई ओमेगा टी, इसको रिप्लेस कर देगा कभी वहाँ कभी यहाँ, तो इसको ध्यान रखना है, जो आपका फंक्शन चल रहा है उसी हिसाब से रखनी है आपको वैल्यूज़ भी। ऑलवेज रिमेंबर दैट, क्योंकि इंटीग्रेट उसी फंक्शन पे होगा जिस फंक्शन पे डिफरेंशिएट भी हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या था, कर्नल ससेप्टिबिलिटी के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया क्या चीज़ है। इसको और विस्तार से अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। बाकी मैंने आपको बताया कि कैजुअलिटी रिलेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो जी टाउ हमारे पास एक फंक्शन आ रहा है, यही एक रिस्पॉन्सिबल है किसके बीच में, डी और ई के बीच में, जो कैजुअलिटी रिलेशन को लाता है। ठीक है, अब इसी के बारे में थोड़ा विस्तार से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, और इसके ऊपर एक आधी न्यूमेरिकल आ जाता है, वो भी अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। राधे राधे।